हेलो 12th क्लास। आज हम बिजनेस स्टडी के आगे के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में हमने 16th एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम आगे के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17th एमसीक्यू क्या कहता है, देखिए। मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू चेंजेस। क्वेश्चन ये है कि जो मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट कंसीडर कैसे करोगे, किस वजह से। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू चेंज। सेकंड है सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स। एंड सी है इट हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो इम्पोर्टेंट दिखता है वो इन सभी वजह से दिख रहा है। क्या? पहला तो यही है कि ये चेंजेस को अडॉप्ट करता है और इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट को भी करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। ओके, नाउ 18th मैनेजमेंट इज़ कंसीडर्ड टू बी एन आर्ट। मैनेजमेंट को आप आर्ट कैसे कंसीडर करेंगे, तो ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग देखेंगे मैनेजमेंट कैसे आर्ट कंसीडर होती है। देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल वैलिड हैं। सेकंड ऑप्शन है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट सी है डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंट बाई डिफरेंट मैनेजर। जो डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट मैनेजर डिफरेंट तरीके से यूज़ करता है, उनका इफ़ेक्ट डालता है। या लास्ट ऑप्शन है, कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो आर्ट होने के लिए जो स्टेटमेंट है वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, सभी जगह अप्लाई होते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ठीक होगा वो होगा बी, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नाउ 19th Which of the following statement is not relevant to the concepts of management as an inexact science? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल्स, इनमें से यानी इन स्टेटमेंट में से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट एज एन एग्जैक्ट साइंस को रेलिवेंट नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी। बिल्कुल, मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस है लेकिन उसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की, वैलिडिटी की लैक रहती है, कमी पाई जाती है कि वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये रॉन्ग है क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं पाई जाती है। तो इज़ नॉट रेलिवेंट ऑप्शन यही है, बी ऑप्शन। आगे के भी रीड कर लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो बिल्कुल मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो बनाए हैं, उनको मॉडिफाई क्यों करोगे आप। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है, ये तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट साइंस होने के लिए ये रॉन्ग पॉइंट था। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये ऑप्शन एग्जैक्ट साइंस में एप्लीकेबल है बट ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ 20 MCQ क्या कहता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ गए। अब हम मैनेजमेंट के पार्ट्स कर रहे हैं। 3 टाइप्स के मैनेजर होते हैं, आपको पता होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड लोअर लेवल, जिसे ऑपरेशनल लेवल मैनेजर भी बोलते हैं। तो कहते हैं जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो होती है दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो
रिलेशनशिप होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ को जन्म देती है? फर्स्ट, डिफरेंट फंक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, क्या डिफरेंट फंक्शन को राइज करती है, या डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल क्रिएट करती है। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ये तो करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें जो ऑप्शन सही होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट का बी ऑप्शन है। डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल क्रिएट करती है। आप इसकी स्टडी लगाइए कि मैनेजमेंट कितने टाइप का है, मैनेजर कितने टाइप के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब हम उस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। नाउ 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। प्रेसिडेंट टॉप लेवल का होता है, वाइस प्रेसिडेंट टॉप लेवल का होता है, चेयरमैन आल्सो टॉप लेवल का होता है, प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल का मैनेजर होता है। तो यही डेजिग्नेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। देखा आपने? तो अगर आप डीप स्टडी लगाएंगे तो इनके आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इस सब्जेक्ट की डीप स्टडी लगाइए, मेरी वीडियो को प्ले करके फिर से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम इसके आगे के MCQ और सॉल्व कर रहे हैं। MCQ नंबर 22 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर वो कौन सा ऑप्शन है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशनल हेड, ये मिडिल लेवल होता है। सेल्स मैनेजर भी मिडिल लेवल मैनेजर होता है। चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, ये मिडिल लेवल नहीं है क्योंकि ये चीफ है, तो ये चीफ है तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है। यही पॉइंट, यही ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा लोअर लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है? प्लांट सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइज़र, सेक्शन ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर। प्लांट सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइज़र, सेक्शन ऑफिसर, ये तीनों के तीनों लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं। जो मार्केटिंग मैनेजर है वो मिडिल लेवल का है, तो यहाँ पर ये मिडिल लेवल का है, ये लोअर लेवल का नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। रीड करते हैं। एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है सी ऑप्शन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है एंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क नहीं है, ये लोअर लेवल के मैनेजमेंट का वर्क होता है कि उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना। यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो है सी ऑप्शन। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होती है, किसके? टॉप लेवल के। अब हम आते हैं 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पार्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, लेकिन इसमें से एक स्टेटमेंट मिडिल लेवल के मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। वो कौन सा है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लोअर मैनेजमेंट। बिल्कुल, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही है कि वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बी ऑप्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मिडिल लेवल के मैनेजमेंट का वर्क नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरप्रेटर द पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर। बिल्कुल, ये इंटरप्रेटर होता है, टॉप लेवल मैनेजर ने जो पॉलिसी बनाई है उनको इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वर्क होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वर्क नहीं है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क होता है। अब आते हैं 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है? एनालाइज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस।
ensure quality of output, they strive for reduce the wastage of resources, and they ensure that the safety standards are maintained. So यहाँ पर जो ऑप्शन है वो होगा 26 का ए, एनालाइज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स एम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। नाउ आते हैं 27, आइडेंटिफाई द लेवल मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली। उस मैनेजमेंट लेवल को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है जो डायरेक्टली वर्क फोर्स से रिलेटेड नहीं होता। तो ऑप्शन है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही वो ऑप्शन है जो कि आपके वर्क फोर्स से डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी सही होगा। MCQ number 28. The main task of this level of management is to determine the overall organizational objective and strategies for their realization. हमें मैनेजमेंट के उस लेवल का नाम बताना है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बनाता है और उसकी स्ट्रेटजी मेंटेन करता है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड डी ऑप्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज डिसाइड करता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। अब MCQ नंबर 29, ये क्या कहता है? दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। हमें उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताना है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के बीच में लिंक का काम करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है। तो इनके बीच में जो लिंक बनाता है वो बनाता है मिडिल लेवल का मैनेजमेंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, जिसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। यही वो ऑप्शन होता है, यही वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में लिंक बनाता है। अब MCQ नंबर 30 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। कौन सी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है, कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, ये काम करना ऑर्गेनाइजिंग का होता है। बी ऑप्शन, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। कौन एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, ये भी ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में ही डिसाइड होता है। सी ऑप्शन, वेयर विल इट बी डन, और ये कहाँ पर परफॉर्म होगा, यानी वो प्लेस भी डिसाइड करने का काम ऑर्गेनाइजिंग का होगा। डी ऑप्शन है ऑल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब ऑर्गेनाइजिंग के हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। MCQ नंबर 31 क्या कहता है? 31, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की। यानी मैनेजमेंट का वो फंक्शन जो कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है और डिपार्टमेंट में कैरिड आउट होता है और मैनेजमेंट हायरार्की में कैरिड आउट होता है। वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? तो रीड करते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सी ऑप्शन है कंट्रोलिंग एंड डी ऑप्शन है डायरेक्टिंग। प्लानिंग नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजिंग ही वो फंक्शन होता है जो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ में कैरिड आउट होता है और कैरिड आउट होकर डिपार्टमेंट में फंक्शन करता है वो,
और मैनेजमेंट हायरार्की में वो फंक्शन करता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ओके, अब MCQ नंबर 32 क्या कहता है? दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लाइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। मैनेजमेंट का ऐसा फंक्शन जो अदर फंक्शंस को सक्सेसफुली परफॉर्म करवा देता है, वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? ऐसा बोल सकते हैं मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं। एक ऐसा फंक्शन होता है जिस पर सभी फंक्शंस डिपेंड करते हैं। अगर फर्स्ट फंक्शन रॉन्ग है तो बाद बाकी के फंक्शन भी रॉन्ग हो जाएंगे, तो वो फंक्शन है प्लानिंग। तो प्लानिंग ही ऐसा फंक्शन होता है जिस पर सभी फंक्शंस डिपेंड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने को परफॉर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा प्लानिंग, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 33 MCQ 33 क्या कहता है? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट्स ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो सुपरविज़न करना, कम्युनिकेशन करना, मोटिवेशन करना, लीडरशिप का काम करना, ये काम जो होता है वो मैनेजमेंट के डायरेक्टिंग फंक्शन में होता है। यहाँ पर एक मैनेजर डायरेक्शन देता है, सुपरवाइज भी करता है, कम्युनिकेशन का वर्क भी करता है, मोटिवेशन का भी वर्क करता है और साथ में लीडरशिप भी करता है। ये काम किस फंक्शन का है? डायरेक्टिंग फंक्शन का। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए ऑप्शन, डायरेक्टिंग। तो देखा आपने, हमने कितनी जल्दी इनको सॉल्व कर लिया। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप क्या करेंगे, चैप्टर की बेटा डीप स्टडी लगाइए, चैप्टर की डीप स्टडी लगाइए। इसकी मैंने वीडियोस बनाई हैं, मेरे चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को प्ले करके नॉलेज गेन करिए। आप बुक की हेल्प लीजिए, नोट्स की हेल्प लीजिए, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको बता देता हूँ, आपके जो MCQ आएंगे इस तरीके से तो आएंगे ही आएंगे, साथ में स्टोरी टाइप के भी आएंगे। स्टोरी टाइप के कैसे MCQ होते हैं? एक केस स्टडी दे दी जाएगी आपको, केस स्टडी बड़ी होगी और उस केस स्टडी से रिलेटेड MCQ दे दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप जब इंग्लिश का पेपर करते हैं तो इंग्लिश के पेपर में जो पैसेज दे दिया जाता है उस पैसेज को आप रीड करते हैं, अनसीन पैसेज को, और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन नीचे दिए जाते हैं, उनका आंसर आप देते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। बिजनेस स्टडी में आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी और उस केस स्टडी से रिलेटेड फिर MCQ नीचे दे दिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट केस स्टडी को ढंग से समझ लेगा, पढ़ लेगा और उसका सेंस निकालेगा, वो उनके आंसर भी दे पाएगा। अगर आपने चैप्टर्स की अच्छी तरीके से रीडिंग नहीं लगाई होगी तो आपको वो केस स्टडी भी समझ नहीं आएगी। इसलिए आप डीप स्टडी लगाना स्टार्ट कर लीजिए। इसका मैं सिलेबस आपको बता दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके सिलेबस को डिस्कस कर दूंगा, कौन कौन सा आपका सिलेबस आ रहा है। ओके, थैंक यू।